डियर स्टूडेंट, आज मैं पुनः आपके सामने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ एक कविता की समरी के साथ उपस्थित हो रहा हूं। और कविता की समरी के साथ साथ जो कवि हैं उनका जो है इंट्रोडक्शन जानेंगे, पोएम का इंट्रोडक्शन जानेंगे, पोएम की थीम जानेंगे और फिर उसके बाद पोएम की समरी जानेंगे। एक एक करके जानेंगे और फिर उसके बाद उन पे आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की एक कड़ी होगी, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। ये सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में मिल रही हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप बीए थर्ड ईयर और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस पे अंत तक बने रहिएगा। आपको पता है कि जो है ये इंग्लिश ईयर थर्ड होता है, सेमेस्टर 6 में पेपर फर्स्ट है। ये आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं सेमेस्टर 6 में, तो ये फर्स्ट पेपर है। और कोर्स का टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। और ये यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में है ये पोएट्री। इसमें आपको मैं 3 क्वेश्चन इस पोएट्री पे आधारित, इस पोएम पे आधारित दूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ द मैटरनल ग्रीफ एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इन द मदर बाय के इन दारूवाला। और फिर उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है एनालाइज द पोर्ट्रेल ऑफ साइलेंस मेमोरी एंड द डिनायल इन द पोएम मदर। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द मदर एज अ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएम। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और सब आंसर के साथ मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये यूनिट सेकंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यूनिट सेकंड में आपको 4 पोएट को पढ़ना था, जिसमें सबसे पहले थे तोरू दत्त जिन्होंने अवर कैजुअल इन अ ट्री लिखा था, निसी मिजिकल जिन्होंने पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर लिखा था, और ए.के. रामानुजन द स्ट्राइडर्स था। इन तीनों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज इस यूनिट सेकंड की ये चौथी अर्थात अंतिम कविता है मदर, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट जान लीजिए कि कैकी नसरवानी दारूवाला पूरा नाम था, born in 1937, is one of the most popular voice in the modern English poetry। जो है कैकी नसरवानी दारूवाला जो हैं 1937 में पैदा हुए और वो जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइस हैं। एक बहुत ही ताकतवर जो है आवाज के मानी जाती है उनको इन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री में उनकी एक बहुत ही स्ट्रांग आवाज मानी जाती है, बहुत ही पावरफुल आवाज मानी जाती है। ही इज नोन फॉर हिज शार्प इमेजरी। वो जो इमेजरी प्रस्तुत करते हैं वो बहुत उनकी शार्प होती है। और फिर उसके बाद इंटेंस इमोशनल डेप्थ, और उसमें एक इंटेंस इमोशनल डेप्थ होता है। इंटेंस इमोशनल मतलब कि गंभीर जो है इमोशनल होता है, भावनाएं होती हैं और उसकी गहराई होती है, जिसमें बेसिकली इसमें आता है रियलिज्म एंड सोशल कंसर्न। इसमें एक वास्तविकता होती है, रियलिज्म होता है, और ये समाज से संबंधित होती है। समाज के बारे में वो अपनी कविता में बात करते हैं। दारूवाला's पोएट्री जो ये कर रहा है, दारूवाला पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर वायलेंस, सफरिंग, डेथ, हिस्ट्री, ह्यूमन क्रूएल्टी एंड इमोशनल ट्रॉमा। देखिए, ये 1937 जो था, एक बहुत इसके बाद ये पैदा हुए थे। ऑफ कोर्स जब तक ये जवान हुए थे तो आज़ादी का कुछ साल बीत चुका था, और उस समय जो समय था, उस समय वायलेंस, हिंसा बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो उसी हिंसा को लेकर के इस पे ये है कि वो अपनी जो सारी चीजों को ये इसमें पोएट्री में अपने डालते हैं। वो जो वर्णन करते हैं वो सबसे पहले वो कहते हैं वायलेंस होता है, सफरिंग होता है, डेथ होती है, हिस्ट्री होती है, ह्यूमन क्रूएल्टी होती है एंड इमोशनल ट्रॉमा होता है। ये सारी चीजें, ट्रॉमा माने गहरा आघात जिसे कहते हैं कि स्थिति जो उत्पन्न करने वाली कोई घटना होती है उसी को ट्रॉमा कहा जाता है। ध्यान रहे, ये वर्ड याद रहे, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या आप समझते हैं ट्रॉमा क्या होता है। तो ट्रॉमा जो है ये एक ऐसा आघात होता है या एक ऐसे आघात की स्थिति होती है जो आपको एक तकलीफ की स्थिति होती है जो किसी घटना के माध्यम से मिलती है। तो ये चीज होती है। फिर उसके बाद देखिए हिज एक्सपीरियंस एज ए पुलिस ऑफिसर
वो एक पुलिस ऑफिसर थे, डीपली इन्फ्लुएंस हिज पोएटिक विजन, उनके पोएटिक विजन को जो है प्रभावित किया था, गिविंग हिज वर्क अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रियलिज्म एंड मोरल सीरियसनेस। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने काम को जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस दिया था ऑफ रियलिज्म, वास्तविकता का, एंड मोरल सीरियसनेस, और उसमें एक नैतिक सीरियसनेस था, एक नैतिक गंभीरता थी, अर्थात नैतिक रूप से वो गंभीर बातों को ही ज्यादातर वो उसमें एक्सप्रेस करते हैं। He combines personal emotion with a social observation, making his poetry both intimate and universal। जो है उन्होंने क्या किया था कि अपनी पोएम को कंबाइन करते हैं किस तरीके से, पर्सनल इमोशन से, व्यक्तिगत जो है भावनाओं से, विद अ सोशल ऑब्जर्वेशन, उस समाज का ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, और अपनी पोएट्री को बना देते हैं इंटीमेट, अर्थात जो है उसे व्यक्तिगत या निजी या अत्यधिक निजी बना देते हैं, एंड यूनिवर्सल, और सार्वभौमिक भी बना देते हैं सभी लोगों के लिए। जिस तरीके से देखिए, एक चीज ये होता है, जब हम दूसरे के दर्द को देख करके उस दर्द को फील करते हैं तो पहले तो मालूम होता है कि हम अपने दर्द को बताते हैं, लेकिन ये चीज एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाती है, एक यूनिवर्सल वस्तु बन जाती है कि आपने दूसरे के दर्द को देख करके, दूसरे की परेशानियों को देख करके जो आपको आघात लगता है, और फिर उसके बाद वही आघात दूसरों को लगता है, तो जब वही चीज उस पोएट्री में जो उपस्थित होगी, उपस्थित में एक्सप्लोर की जाए, पोएट्री में एक्सप्लोर की जाएगी, तो मालूम ये होगा कि हर पोएट्री पढ़ने वाला जो इस प्रकार से व्यथित होता है उसको वो पोएट्री अच्छी लगती है, और वो पोएट्री यूनिवर्सल बन जाती है। हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देख लेते हैं कि द पोएम मदर बाय केकी इन दारूवाला इज अ डीपली इमोशनल एंड ट्रेजिक पोर्ट्रायल ऑफ अ मदर हु हैज लॉस्ट हर चाइल्ड। देखिए, ये एक पोएम है, मदर बाय केकी एन दारूवाला, इज डीपली इमोशनल, ये बहुत ही डीपली इमोशनल है, एंड ट्रेजिक पोर्ट्रायल है, एक ट्रेजिक पोर्ट्रायल, एक चित्रण है, एक घटना का जो है दुखद घटना का एक चित्रण है, ऑफ अ मदर, एक माँ का, हु हैज लॉस्ट हर चाइल्ड, जो अपने बच्चे को खो चुकी है। और वो बच्चा कैसे खोया है, किस तरीके से उसकी डेथ हुई है, अनसर्टेन डेथ होती है, जैसे कहा जाता है कि अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो उसी पर उनकी माँ को जो दुख होता है, उस बच्चे की माँ को, और उसके दुख को ये खुद दारूवाला समझते हैं, और जब उस दुख को एक्सप्रेस करते हैं तो ये भी पोएम एक यूनिवर्सल पोएम हो जाती है। आगे देखते हैं कि क्या बात होती है। द पोएम एक्सप्लोर द इंटेंस साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑफ अ मदर हु स्ट्रगल्स टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ हर सन। क्या है कि ये एक पोएम एक्सप्लोर करती है, वर्णन करती है इंटेंस साइकोलॉजी, ये एक इंटेंस साइकोलॉजी का, अर्थात एक गंभीर साइकोलॉजी का वर्णन करती है, जो जिससे जो सफरिंग है, प्रभावित है, कौन से, एक मदर, एक माँ जो है एक गंभीर जो है साइकोलॉजी की समस्या से प्रभावित है, उसी का ये वर्णन करते हैं। हु स्ट्रगल्स टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ हर सन, जो संघर्ष कर रही है, किस चीज का, डेथ ऑफ हर सन, अपने बेटे की मौत के दुख से वो संघर्ष कर रही है कि उसका बेटा जो है असमय रूप में जो है इस दुनिया से चला गया है, उसी पर वो दुख व्यक्त करती है, और उसी बात से वो दुखी है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। दारूवालास प्रेजेंट ग्रीफ नॉट एज अ लाउड मोर्निंग, दारूवाला जो है वो प्रेजेंट करते हैं, उसके दुख को प्रेजेंट करते हैं, वो एक दहाड़ मार के रोना, लाउड मोर्निंग के बारे में नहीं, बट एज साइलेंट हाउंटिंग पेन, यहाँ पे साइलेंट और हाउंटिंग पेन की कहा जाता है, ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ जो मन में बस जाए, हाउंटिंग जो आगे मन में बस करके अंदर अंदर जो आपको जो है हमेशा एक दर्द सुनाता हो, उसी को हाउंटिंग पेन कहा जाता है। मन में बस जाने वाला दर्द, वो एक ऐसा दर्द है जो आपके दिल में बस जाए, उसी दर्द का ये वहां पे वर्णन किया जाता है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स हाउ मैटरनल लव, किस तरीके से एक माँ का प्यार जो होता है, एक माँ का जो प्रेम होता है, वो किस तरीके से हमेशा जीवित रहता है। ये पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है कि इसमें एक माँ का जो है, पोएम रिफ्लेक्ट्स हाउ मैटरनल लव डज नॉट एंड, वो कभी समाप्त नहीं होता है, विद डेथ, मौत से भी वो समाप्त नहीं होता है। यानी कि एक माँ है, अगर उसके सामने
उसका जवान बेटा मर जाता है या चला इस दुनिया को विदा हो जाता है, तो उसको किस तरीके से ये होती है, उसी के बारे में वो बताता है कि वो दुख, वो दर्द, वो कभी समाप्त नहीं होता है। एंड हाउ मेमोरी कीप्स लॉस अलाइव, और किस तरीके से वो मेमोरी में उस लॉस को, उस नुकसान को अलाइव, जीवित रखता है। ये एक बहुत बड़ी चीज इसमें है कि आपकी लॉस चीज है जो आप खो चुके हैं, वो भी आपकी मेमोरी में आज जीवित है। इसमें इस बात का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, इसमें जो बात कही जाती है, इट इज मूविंग स्टडी ऑफ द मदरहुड, ये एक मूविंग स्टडी है आप मातृत्व का, माँ से संबंधित जो चीज है उसका एक जो है अध्ययन है। लॉस एंड इमोशनल एंड्योरेंस, और दूसरी चीज जो होती है जो है माँ की एक जो इमोशनल, एक भावनात्मक एंड्योरेंस के माने होता है सहन शक्ति का वर्णन करती है या सहिष्णुता का वर्णन करती है ये कविता। अगर हम थीम ऑफ द पोएम की बात करते हैं तो इसमें थीम जो आती है, द सेंट्रल थीम ऑफ मदर इज अ मैटरनल ग्रीफ एंड इरिवर्सिबल लॉस। एक जो है अपरिवर्तनीय है, जो है इरिवर्सिबल, सॉरी है ये मैं क्या ये जो राइट साइड आता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल लॉस है। अर्थात कहना ये चाहता है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द मदर जो है ना, ये इज अ मैटरनल ग्रीफ है। एक जो है माँ का दुख है, एक माँ से का जो है दर्द है। एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल की माने जो रिवर्स ना हो सके, अर्थात अपरिवर्तनीय है, यानी कि जो ऐसा लॉस है जो कभी बदल नहीं सकता है, वो हमेशा लाइव रहता है, हमेशा जीवित रहता है। द पोएम हाईलाइट हाउ अ मदर बॉन्ड विद हर चाइल्ड इज इटर्नल एंड डज नॉट एंड विद डेथ। इसमें ये पोएम ये हाईलाइट करती है, अर्थात दिखाती है कि किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के से किस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से, इंटरनल रूप से जुड़ी होती है, और डज नॉट एंड विद डेथ, और वो जो है मौत के बाद भी वो समाप्त नहीं होता है, मौत के बाद भी वो समाप्त नहीं होता है। ये एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो पेरेंट्स का जो पेन होता है ना, अगर उनके बच्चे यंग एज में, विशेष प्रकार से यंग एज में जब दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको जो तकलीफ होती है, उनको जीवन भर वो तकलीफ जो है दिल में एक हाउलिंग करती रहती है, एक हाउटिंग करती रहती है। उसी तकलीफ और उसी दर्द को ये बता रहे हैं इसमें। आगे कहते हैं अनदर मेजर थीम इज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और दूसरी जो इसमें जो थीम है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, अर्थात जो है गहरा आघात जो किसी वजह से उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी देखिए, कभी कभी किसी के साथ ऐसा दुख होता है, ऐसी तकलीफ होती है कि वो जो है उस दुख को उसके सामने उसका दुख देने वाला हमेशा उपस्थित भी रहता है। किस कारण से उसको वो दुख मिला है, कौन लोग इस दुख के पीछे, किन लोगों का हाथ है, लेकिन वो उनका कुछ कर नहीं सकता है, तो उसके अंदर एक अजीब तरीके की खिन्नता होती है, उसी को ट्रॉमा कहा जाता है। जो इस पे एक ट्रॉमा पे एक क्वेश्चन भी आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो एक अलग तरीके की जो है ये दर्द होता है, जो जिसमें एक खिन्नता आती है, खिन्न आदमी रहता है, तो उसी की ये बात है कि इसमें एक ट्रॉमा की बात आती है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा की बात इसमें है। ये इसकी थीम है, इसकी दो विशेष प्रकार से थीम बताई गई है। अगली थीम के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। अनदर मेजर, द मदर लिव्स इन अ स्टेट ऑफ इमोशनल सस्पेंशन। माँ जो है एक सस्पेंशन में रहती है, एक जो है मतलब ऐसा उसके सामने सस्पेंस रहता है कि व्हाट शुड शी डू, कि उसे क्या करना चाहिए। वो एक अलग तरीके का उसके अंदर सस्पेंशन होता है। और आगे कहता है अनेबल टू एक्सेप्ट रियलिटी, और वो रियलिटी ये है कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती है कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो है उसका बेटा जा चुका है, लेकिन उसकी जाने का उसे यकीन ही नहीं है
कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसी बात के इसमें वर्णन किया गया है। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स मेमोरी एज पेन। मेमोरी को एक पेन, एक तकलीफ, एक दर्द के जो है रूप में इसे शो किया गया है कि जो पुरानी बातें जब हम याद करते हैं तो कितनी ये हमें तकलीफ देती है, कितनी जो है ये हमें दर्द देती है। इस बात को हमेशा ये इसमें दिखाया गया है, इस कविता में दिखाया गया है कि हम जब पुरानी बातों को याद करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है। शोइंग हाउ रिकलेक्शंस इंटेंसिफाई सफरिंग रादर देन कंफर्ट। किस तरीके से इसमें ये भी शो कर रहा है, दिखा रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटेंसिफाई भी कर रहा है। इसमें दो तीन बातें आ रही हैं। इंटेंसिफाई के माने तो तीव्र करना, बहुत तेज, जो बहुत हाई तरीके की जो सफरिंग होती है, परेशानी होती है, रादर देन कंफर्ट की जो याद होती है ना, वो जैसे किसी की याद करके आदमी खुश हो तो ये बात एक होती है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी हम किसी को याद करके, जो हमसे दूर चला गया है, उसको याद करके हमें एक अलग तरीके का दुख मिलता है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें आनंद की बात नहीं कही गई है, कंफर्ट की, आराम की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें दुख की बात कही गई है कि हम अपनी पुरानी बातों को याद करके किस प्रकार से हमें तकलीफ होती है, उसी का ये वर्णन कर रहे हैं। दारू वाला प्रेजेंट ग्रीफ एज साइलेंट, पर्सनल एंड आइसोलेटिंग। इस दारू वाला जो प्रेजेंट करते हैं ग्रीफ को, दुख को, एज ए साइलेंट, एक खाम जो है एक साइलेंट ग्रीफ को, मतलब न कहने वाला दुख को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे साइलेंट ग्रीफ के माने ऐसा दुख जो कहा न जा सके, उसी दुख का ये इसमें वर्णन कर रहे हैं और उसी की बात इसमें कर रहे हैं कि एक ऐसा दुख है जो किसी से कहा नहीं जा सकता है, किसी से के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। साइलेंट है, ग्रीफ है, साइलेंट ग्रीफ है। और दूसरी बात ये इसमें कहते हैं, ये पर्सनल है, वो व्यक्तिगत है, एंड आइसोलेटिंग है, वो तन्हाई देने वाला है। देखिए इसमें होता ये है कि उसका एक जो बेटा होता है, अकेला बेटा होता है, और उसकी असामयिक डेथ हो जाती है, तो वो बिल्कुल महिला अकेली हो जाती है और उसी दुख को ये प्रस्तुत कर रही है। तो ये जो है इसमें कह रही हैं कि जो वो है पर्सनल है और आइसोलेटिंग है। द थीम ऑफ ह्यूमन हेल्पलेसनेस बिफोर डेथ इज पावरफुली कन्वेड, emphasizing that death disrupts the natural order where parents expect to die before their children। देखिए यहाँ पे ये एक थीम बताई गई है, द थीम ऑफ ह्यूमन हेल्पलेसनेस। इसमें एक थीम बताई गई है ह्यूमन हेल्पलेसनेस का, कि आदमी कितना असहाय होता है बिफोर डेथ, मौत के सामने। मौत के सामने आदमी कितना असहाय होता है। अभी आज मैं एक क्लिप देख रहा था, तो उस क्लिप में वो एक बिजनेसमैन है, वो अपने सारे जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो उसके सचिव होते हैं, उनको गैदर करता है और कहता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तो वो जोड़ के बताते हैं कि आप इतने पैसे के मालिक हो। फिर उसके बाद वो बताता है कि मेरा एक दिन का खर्च कितना है। तो जो सचिव होता है सब जानता है कि इनका खर्च कितना है, तो कहता है कि जो है ये आपका खर्च इतना है। तो कहा कि ये खर्च अगर मैं आज से काम कमाना छोड़ दूं तो मेरे पास कितने पैसे हैं। तो उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो कहता है कि मेरी 10 नस्लें बैठ के खा सकती हैं बिना काम किए हुए। उसके पास इतने पैसे हैं कि 10 नस्लें बैठ के खा सकती हैं बिना काम किए हुए। लेकिन वहीं पे वो एक बात ये कहता है कि अगर ये पैसा मैं उन गरीबों पर जो असहाय हैं, जिनके पास खाने नहीं है, गरीबी से, भूखमरी से आदमी मर जाता है, मैं ये पैसा उनके ऊपर खर्च करना चाहता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसमें उसने एक सेंटेंस और प्रयोग किया है कि एक आदमी भूख से रोड पे तड़प रहा होता है और हम वहीं से लाखों की गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। हमारे
मन मस्तिष्क पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि यह आदमी भूख से तड़प रहा है और हम लाखों की गाड़ी से चले जाते हैं। तो ये एक चीज उसमें कही गई है ये बात। तो उसी तरीके से और उसमें एक बात ये भी कहता है कि मेरे फादर इतनी उम्र में, इतनी एज में उनकी डेथ हो गई थी और मेरे फादर के पास इतने पैसे थे, उन्होंने एक सेकंड अपनी मौत को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो यही चीज है, इसमें ये कहता है कि ह्यूमन हेल्पलेसनेस है बिफोर डेथ। मौत के सामने आदमी कितना असहाय हो जाता है, और कहता है वो अपने विचारों को कन्वे करता है, भावनाओं को बताता है, कहता है, और वो इम्फेसाइज करता है, कहता है कन्वे करता है, इम्फेसाइजिंग दैट डेथ डिसरप्ट। डेथ क्या करती है? डिसरप्ट कर देती है, बाधित कर देती है। क्या बाधित कर देती है? डिसरप्ट द नेचुरल ऑर्डर। एक नेचुरल ऑर्डर है उसको डिसरप्ट कर देती है, बाधित कर देती है। वेयर पेरेंट एक्सपेक्ट्स, जहां पे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है टू डाई बिफोर देयर चिल्ड्रन, कि मैं अपने बच्चों से पहले मरूंगा, मेरे बच्चे बाद में मरेंगे, बाद में उनकी डेथ होगी। दुनिया से तो जाना सबको है, लेकिन पेरेंट्स के एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि वो पहले जाएंगे इस दुनिया से, फिर पीछे से उनके बच्चे आएंगे। लेकिन अगर बच्चा पहले चला जाए और वो भी ओल्ड पेरेंट्स हों, जिनका यंग बेटा हो, और वो जब चला जाए तो ये दुख उसी आदमी से पूछने लायक है कि उसके पास कितना दुख होता है, उसके सामने किस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो उसी को ये बता रहा है कि वो इम्फेसाइज करते हैं डिस्टर्ब द नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल ऑर्डर है, जो आदमी के विचार है, वेयर द पेरेंट्स एक्सपेक्ट, जहां पे माता पिता ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे उनकी मौत के बाद उनकी वो आएंगे, दुनिया छोड़ेंगे। तो इसी का इसमें वर्णन किया गया है। द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द क्रुएल्टी ऑफ फेट। एक चीज इसमें यह बताया गया है कि ये जो है, देखिए एक बात थोड़ा सा मेरे विचारधारा से यह है कि द पोएम इज रिफ्लेक्शन। पोएम रिफ्लेक्शन है किस चीज का? ऑन द क्रुएल्टी ऑफ फेट, भाग्य की क्रुएल्टी है, निर्दयता है। एंड क्रुएल्टी है, निर्दयता है, रिफ्लेक्शन द क्रुएल्टी ऑफ फेट एंड द इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ द मदरहुड। और एक इमोशनल जो है शक्ति है माँ की एक इमोशनल, एक भावनात्मक ताकत है, उसको जो है इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्रुएल्टी ऑफ फेट भाग्य का की निर्दयता दिखा रहा है, और दूसरी जो है एक भावनात्मक शक्ति दिखा रहा है एक माँ की। ये चीज एक है कि एक माँ है और माँ के सामने उसका जवान बेटे की डेथ होती है, तो किस तरीके से वो उसको अफोर्ड करती है, किस तरीके से उसको बेयर करती है, किस तरीके से उसे बर्दाश्त करती है, वो माँ ही बता सकती है। तो उसी चीज को इसमें शो किया गया है। आइए समरी पढ़ते हैं, समरी देखते हैं कि क्या चीज है। समरी आराम से थोड़ा सा देखिएगा, पूरी पोएम आपको समझ में आएगी। इन मदर केकी एंड दारूवाला प्रेजेंट द साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रीविंग मदर हु हैज लॉस्ट हर सन। क्या कहता है कि इन मदर केकी इन दारूवाला जो है प्रेजेंट द साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट, एक साइकोलॉजिकल चित्रण करते हैं ऑफ है ग्रीविंग, एक जो है प्रियजन है ना, एक प्रियजन की जो ये है निधन है और उस पर जो दुख है उसी को ये बता रहे हैं। आप ग्रीवेंस के माने होता है, ग्रीविंग के माने किसी बहुत ही करीबी की डेथ पर जो दुख होता है उसको ग्रीविंग कहा जाता है। और जो है उसमें क्या कह रहा है, ग्रीविंग मदर एक दुख है हु हैज लॉस्ट हर सन, जिसने अपने बेटे को खो दिया है, जिसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। द पोएम डज नॉट डिस्क्राइब द डेथ डायरेक्टली बट फोकस ऑन द इमोशनल आफ्टर मैथ। ये क्या करती है कि ये उसको जो है एक ऐसा नहीं होता है कि ये जो कविता जो है ना, ये डायरेक्ट डेथ को जो है नहीं फोकस करती है। ऑन द इमोशनल आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ जो ये ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर और इसको मैथ को अलग मत कीजिएगा, अदरवाइज एक अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
जो है इसका मतलब ये तो आफ्टर मैथ के माने होता है किसी महत्वपूर्ण या अप्रिय घटना का परिणाम, ये जो है रिजल्ट है ना, किसी घटना का रिजल्ट बताता है, अप्रिय घटना का रिजल्ट ये बताता है कि ये जो है ना फोकस करती है एक अप्रिय घटना के रिजल्ट को बताती है, एक अप्रिय घटना के परिणाम को बताती है कि एक अप्रिय घटना घटित हो जाती है। अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है, एक ऐसा ग्रीवेंस है, एक कोई ऐसी अप्रिय घटना है जो होने के बाद जो चीज होती है उसी को ये शो करती है, उसी को ये दिखाती है। आगे देखिए क्या कहती है, कहते हैं द मदर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट हर सन इज गॉन फॉर एवर। माँ जो है वो रिफ्यूज कर देती है कि उसका बेटा हमेशा के लिए जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई है कि उस एक बेटा जो इस दुनिया से जा चुका है, अब उसकी माँ इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका बेटा यहाँ से जा चुका है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है इसमें, शी कंटिन्यू टू लिव इन मेमोरीज, हेलुसिनेशंस एंड साइलेंट वेटिंग। क्या है हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन के माने होता है यहाँ पर एक मन का भ्रम, उसको एक सेल्यूनेशन है कि जो है उसके अंदर मन का एक भ्रम है कि अभी उसका बेटा जीवित है। उसके मन के अंदर एक जो भ्रम आ गया, दो तरीके से इसका आंसर आता है हिंदी में, या मन का भ्रम कहिए, या अक्ल का भ्रम कहिए, या थॉट का भ्रम कहिए, या दृश्य का भ्रम कहिए, या आंख का भ्रम कहिए, यही चीज उसके अंदर आती है। एंड साइलेंट वेटिंग, और वो चुपचाप वेट कर रही, इंतजार कर रही है। द मदर इज इमेजिन, अब माँ इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है, हियरिंग हर सन्स फुट स्टेप एंड बिलीव्स दैट ही माइट रिटर्न। वो अक्सर फील होता है कि उसका बेटा आ रहा है। देखिए ये फीलिंग तो सभी लोगों के अंदर होती है। अभी जो है मेरी माँ की डेथ हुई है कुछ दिन पहले, अभी 2-4 महीने हुए हैं। तो जिस कमरे में वो रहती थी, अक्सर मेरे बगल के कमरे में वो रहती थी, मेरे पेरेंट्स रहते थे मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में। तो जो है मुझे अक्सर लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, अक्सर फील होता है। और अक्सर जब मैं घर में अंदर आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ऐसे झुक करके उसकी ये, जब मेरे आने का टाइम होता था तो मेरी माँ आगे बैठ करके वेट किया करती थी। हालांकि कुछ दिनों तक वो बीमार थी, सिर्फ सोई रहती थी, लेकिन जो है जब वो पहले जब वो उठ के बैठ सकती थी, खुद बैठ सकती थी, या कोई बैठा लेता तो बैठ जाती थी, तो बैठ करके वहां से ऐसे कि जब मैं आता था तो मेरे आने के समय को देखा करती थी। तो मदर ये चीज होती है, वो मुझे देखा करती थी। जब मैं आ जाऊं, अक्सर मैंने देखा है कि जैसे ही मैं आता था तो जो मेरा एंट्रिंग डोर था, जब मैं वहां से एंटर करता था तो ऐसे जब देख लेती थी तो वो बैठे बैठी जैसे लगता है थक गई हो, और जैसे ही मुझे देख लेती थी फिर वो सो जाती थी, लेट जाती थी। तो ये मदर होती हैं। तो ये फीलिंग मेरे अंदर भी है कि माँ किस तरीके से एक अपने यंग बच्चे का, बेटे का, किस तरीके से उसकी मौत को वो जो सहन की होगी, किस तरीके से वो बर्दाश्त की होगी, तो वो ये सोच रही है। तो जब मुझे आज तक फीलिंग हो रही है तो उसी तरह की एक माँ है, वो अपने बेटे को, जब उसको अक्सर ऐसा लगता है कि वो उसके फुट स्टेप्स के साउंड उसके कानों में आते हैं कि उसका बेटा आ रहा है, यही चीज उसके अंदर। These imagined sounds symbolize Daniel a command stage of grief। ये क्या these imagined sound, ये जो एक काल्पनिक आवाज है ना, वो क्या करता है, वो एक इमेजिनिंग साउंड है, ये सिंबलाइज करता है। ये पोएट ने इसका जो प्रयोग किया है वो इस तरीके से प्रयोग किया है, सिंबलाइज किया है। डेनियल जो के माने यहाँ पर है नकारकता या अस्वीकारना, कि वो अस्वीकार कर रही है, नकार रही है। क्या चीज को नकार कर रही है? ए कॉमन स्टेज ऑफ ग्रीफ, दुख का जो एक साधारण सी स्थिति है उसको नकार रही है। उसकी माँ जो है
जो दुख क्या एक साधारण जो है स्थिति होती है, उस स्थिति को नकार रही है। इवन माई सन इज अलाइव एंड ही इज कमिंग, ही इज एंटरिंग इन माई हाउस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक माँ जो है किस तरीके से फील कर रही है, यही चीज इसमें बताई जा रही है। आगे देखिए, इसमें कहता है हर पेन इज नॉट ड्रामेटिक बट डीपली इंटरनलाइज्ड। उसकी माँ का जो दर्द है ना वो ड्रामेटिक नहीं है। देखिए एक ये वर्ड यहाँ पे आ गया ड्रामेटिक, थोड़ा सा आप लोग इस शब्द को अन्यथा न लीजिएगा। किसी भी माँ का दर्द जो है ड्रामेटिक नहीं होता है। माँ का दर्द तो स्पेशली ड्रामेटिक हो ही नहीं सकता, असंभव है। हाँ, बेटों का दर्द कभी कभी हो जाता है ड्रामेटिक, है ना, लेकिन माँ का जो बेटों बच्चों के प्रति जो दर्द होती है वो कभी ड्रामेटिक नहीं होती है। मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी बेटे हैं जो माँ को छोड़ करके अलग चले गए हैं। तो इसी तरीके से एक आदमी अपनी माँ को छोड़ करके मतलब ऐसा नहीं था कि अकेला छोड़ करके, उसके कुछ और भाई बहन थे उनके ऊपर वो हवाले करके वो अपना रास्ता खुद ले लेता है। तो मैंने मात्र इतना कह दिया कि अरे ठीक है, उसको भी पहला बेटा ही है, बस मैंने इतना कहा था। और उसकी माँ ने अरे बेटा ऐसा मत कहो, अरे बाबू ऐसा मत कहो। तो ये एक माँ का दर्द होता है, ये ड्रामेटिक नहीं होता है कि बेटा जिस उम्र में, जिस एज में बड़े बेटे को अपनी माँ के साथ रहना हो, माँ की देखभाल करनी हो, उसी स्टेज में बेटा जब अपनी माँ को अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर छोड़ के चला जाए तो माँ को दर्द होती है। लेकिन जब उस दर्द के बारे में जब मेरे मुंह से ऐसी निकल गया कि अरे जाने दीजिए, जैसे हम लोग क्या बोला जाता है, चाची बोला जाता है, तो मैंने कहा चाची जाने दो यार, उसके भी बेटा ही है। तो वो तुरंत रो पड़ी कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बहुत सी कहानियां भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक बेटा अपनी माँ को जो है ओल्ड एज हाउस में छोड़ के आता है। फिर उसके बाद जब छोड़ के आता है तो उसकी माँ की एज काफ़ी हो जाती है और जो मरने के करीब पहुंचती है तो वो कहती है, वो कभी अपने बेटे को बुलवाती नहीं, जब बेटा जाता है तो मिल लेती है, हाँ ठीक हूँ, ये है वो है, और उसको अपना ये दे देता है। फिर उसके बाद जो है जब बिल्कुल मरने के करीब पहुंचती है तो तब वो अपने बेटे को बुलवाती है और बेटे से कहती है, माँ क्यों बुलाई हो, क्या बात है? तो कहा बेटा ऐसा है ना कि इस कमरे में एक पंखा लगवा देना। तो बेटा बड़े उत्सुकता बस पूछता है कि माँ तुम इतने दिनों से इसमें हो, पहले क्यों नहीं कहा कि इसमें पंखा लगवा दो? कहे मैं तो जैसे तैसे गुजार गई, मेरा क्या है, लेकिन जब तुम्हारा बेटा यहाँ छोड़ जाए तो तुमको तकलीफ ना हो, ये माँ का एक दिल होता है। तो ये शब्द मैंने यहाँ प्रयोग कर लिया है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। बट डीपली इंटरनलाइज्ड वो अंदर से है। दारू वाला इम्फेसाइज साइलेंस, दारू वाला जो है ना वो इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं एक साइलेंस, सजेस्टिंग दैट ग्रीफ इज ऑफन वर्डलेस, कि बहुत बार जो दुख होता है वो वर्डलेस होता है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये वर्डलेस होता है, शब्दहीन होता है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ बहुत बार जो है शब्द में नहीं उसको रख सकते हैं, आपकी जो तकलीफें होती हैं, आपकी जो परेशानियां होती हैं। आगे देखिए, द पोएम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट अननेचुरलनेस, जो अननेचुरलनेस है ऑफ ए चाइल्ड सेट, बच्चे की, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। द मदर फील्स चीटेड बाय फेट बिकॉज द नेचुरल ऑर्डर हैज बीन रिवर्स्ड। कहता है यहाँ पे, जब देखिए जब आदमी बहुत ज्यादा दुख हो जाता है तो वो अपने भाग्य को ही सबसे पहले जो है कंडेम करता है। तो एक ये माँ भी जो है ना, जब उसको जब कुछ नहीं समझ आता वो कहेगी किसको अपने दुख का वो जिम्मेदार बनाएगी। तो दुख की जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है वो अपनी फेट को, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कहती है। तो ये यहाँ पे है, द मदर फील्स चीटेड बाय फेट, वो महसूस कर रही कि मेरे साथ मेरे भाग्य ने चीट किया है, धोखा किया है। बिकॉज द नेचुरल ऑर्डर हैज बीन रिवर्स, क्योंकि जो नेचुरल ऑर्डर है, यानी कि पहले बेटा, पहले माँ
की डेथ होगी, फिर बेटे की डेथ होगी। यहां पहले बेटे की डेथ है तो वो रिवर्स कर गया है, वो पलट गया है, तो उसी को वो जो है कर रही है, कंडेम कर रही है। ये तो नेचुरल ऑर्डर जो रिवर्स हो गया है, पलट गया है। कैसे? मेरे बारे में नेचुरल ऑर्डर कैसे पलट गया? मैं तो पूरी दुनिया को देखती हूं कि पहले माँ बाप की मृत्यु होती है, बाद में बच्चे जाते हैं, और यहां मेरा बेटा पहले चला गया। तो ये यूनिवर्सल ऑर्डर जो है रिवर्स कैसे हो गया है? ये नेचुरल ऑर्डर रिवर्स कैसे हो गया है? ये इस बात पर अपने भाग्य को वो दोष देती है। आगे देखिए क्या कहते हैं, द पोएट डज नॉट ऑफर कंसोलेशन और होप। अब यहाँ पे एक बात ये कर रहा है, पोएट जो है उसको कंसोल नहीं कर रहा है, उसको सांत्वना नहीं दे रहा है या उसको होप नहीं दे रहा है। इंस्टीड ही प्रेजेंट ग्रीफ एज अ परमानेंट एंड इनएस्केपेबल, बल्कि वो ये यहाँ पे बताता है कि जो दुख होता है ना वो परमानेंट होता है, दुख हमेशा के लिए होता है और इनएस्केपेबल होता है, अर्थात जो ये कभी समाप्त नहीं होता है, होने वाला होता है, ये हमेशा के लिए रहता है। आप इसे कभी भूल नहीं कर सकते हैं, इससे आप बच नहीं सकते। इनएस्केपेबल, एस्केप के माने होता है बचना, इनएस्केपेबल माने न बचने योग्य। आप दुख से कभी बच नहीं सकते हैं, ये इसमें कह रहा है। आगे देखिए दारू वाला लास्ट इसमें क्या कह रहे हैं, दारू वाला टोन इज रिस्ट्रेन एंड रियलिस्टिक। जो इनका जो टोन है वो शांत है, रिस्ट्रेंट है अर्थात शांत है, एंड रियलिस्टिक है बहुत ही वास्तविक है। ही अवॉइड्स इंटरनल एग्जैजरेशन, वो जो है सेंटिमेंटल, सॉरी, ही अवॉइड सेंटिमेंटल एग्जैजरेशन, वो एग्जैजरेशन को बहुत बढ़ाने चाहने को जो वो नहीं कर रहे हैं। ही अवॉइड सेंटिमेंटल जो है एक भावुकतापूर्ण जो है एग्जैजरेशन होता है। एग्जैजरेट के माने होता है किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना या बहुत ज्यादा घटा देना, एग्जैजरेट होता है। तो वो जो है वो एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, मेकिंग द सफरिंग मोर पावरफुल, लेकिन जो उनकी सफरिंग है, जो उनकी परेशानी है, उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। द पोएम कैप्चर्स द टाइमलेस ट्रूथ दैट अ मदर्स लॉस इज बियॉन्ड हीलिंग। और ये कहते हैं कि द पोएम कैप्चर्स द टाइमलेस ट्रूथ, एक टाइमलेस ट्रूथ को वो एक्सेप्ट करती है, कैप्चर करती है, दैट अ मदर्स लॉस, कि माँ का जो एक जो लॉस है, नुकसान है, अर्थात उसके बेटे का इस दुनिया से जाना है, इज बियॉन्ड हीलिंग, इसे कोई भी चीज भर नहीं सकती है। दुनिया की कोई खुशी उस बेटे के जाने के दुख को पूर्ण नहीं कर सकती है, ये इसमें बताते हैं। देखिए इसको जो है अगर आपको कुछ समस्या है तो थोड़ा सा हिंदी से भी आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन सहयोग के ही भावना से इसको पढ़िएगा, कहीं ऐसा न हो कि आप केवल हिंदी में रह जाए, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही शार्ट तरीके से मैंने इसमें लिखा है। सभी जो मेरे हिंदी वाले हैं वो सब शार्ट तरीके में ही होते हैं, वो मतलब उसकी भी थीम ही हिंदी में होती है, मैं बहुत ज़्यादा उसको जो वर्ड बाय वर्ड नहीं कहता हूँ। आइए जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द थीम ऑफ मैटरनल ग्रीफ एंड साइकोलॉजिकल ट्राउमा इन मदर बाय केकी इंदारूवाला। जो माँ की एक जो है दुख है, मैटरनल जो दुख है या साइकोलॉजिकल ट्राउमा है, उसका आपको वर्णन करना है। ये एक प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न देखिए और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे भी आप चाहें इसको अध्ययन कीजिए और पढ़िए। यही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के माध्यम से आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, एनालिसिस द पोर्ट्रायल ऑफ साइलेंस मेमोरी एंड डेनियल इन द पोएम। इसमें जो है पोर्ट्रायल करना है साइलेंस मेमोरी को एंड डेनियल को इन द पोएम मदर में, इसको आपको करना है। ये भी आप जो है थीम में पढ़े हुए हैं और समरी में भी मैंने इसका डिस्कस किया है, तो इसको देखिएगा और ये भी आप उसी प्रकार से अध्ययन कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे जिस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द मदर एज ए मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएम। एक आधुनिक जो है इंग्लिश पोएम के रूप में इसका एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको लिखना है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे वीडियो रोक करके देख लेंगे, आपके लिए ज़्यादा उचित होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो इस प्रकार के वीडियोस और प्रश्नों के उत्तर के साथ जो है आप वीडियो पाने के लिए लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद
को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई समस्या हो उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।